गुड आफ्टरनून। इलेक्ट्रोस्टैटिक की आज की क्लास में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे क्योंकि बहुत दिनों से न्यूमेरिकल हुए नहीं है। ठीक है, थ्योरी चल रहा था तो आज जम के न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, चल पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपका जो पहला है वो फ्लक्स से रिलेटेड होगा क्योंकि हमने फ्लक्स गॉस थ्योरम से पढ़ लिया है। क्या बोला था गॉस थ्योरम ने कि जो टोटल फ्लक्स होगा फाई ई वो क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। क्यू क्या है, जो चार्ज बाहर है, ठीक है, या अंदर, अंदर इनसाइड। ठीक है, किसी गॉसियन या क्लोज सरफेस के इनसाइड जो चार्ज होगा वो लेना है, बाहर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप पे यही बना। ये हम पे ओरिजिन है, इधर एक एक्स एक्सिस है और इधर हमने एक स्पेयर रखा हुआ है। ठीक है, ओरिजिन एक्स एक्सिस और इधर हमने एक स्पेयर रखा हुआ है। तो ओरिजिन से इतना 1 मीटर हुआ और इतना मान लिया 2 मीटर हुआ। ठीक है, 1 मीटर में +3Q चार्ज है, +3Q चार्ज है। ठीक है, ये क्वेश्चन ही बन रहा है। ठीक है, सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन है ये। और अंदर इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, इस पे -Q है और इस पे 5Q चार्ज है। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये है कि आप पे ये जो एक्स एक्सिस है इसकी ओरिजिन से अगर हम डिस्टेंस देखें, जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है, तो 1 मीटर में ओरिजिन से 3Q चार्ज रखा हुआ है और एक बॉडी 2 मीटर में है और बॉडी के अंदर कितना चार्ज है, -Q और +5Q चार्ज है। ठीक है, तो हमें निकालना है फाइंड टोटल फ्लक्स। टोटल हमें फ्लक्स निकालना है। ठीक है, टोटल फ्लक्स इमैनेटिंग मतलब क्या होता है, बाहर निकलना। ठीक है, इमैनेटिंग मतलब कमिंग आउट फ्रॉम स्पेयर, कि टोटल फ्लक्स इस स्पेयर से कितना बाहर निकल रहा है या इमैनेटिंग हो रहा है, इसको हमें पता करना है। ठीक है, इसको हमें पता करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है। आपको पता है फ्लक्स की जो डेफिनेशन है, अगर हम न्यूमेरिकल करना चाहें सॉल्यूशन, तो फ्लक्स की डेफिनेशन होती है Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। अब ध्यान से देखिए, क्या यहाँ पे कोई डायमेंशन आ रहे हैं? डायमेंशन मतलब लेंथ, डिस्टेंस, एरिया, वॉल्यूम, कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, गॉस थ्योरम है ये, यहाँ पे कहीं भी डायमेंशन नहीं है। तो पहली बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि फ्लक्स जो होता है फाई ई, ये इंडिपेंडेंट होता है डायमेंशन के, इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन। ठीक है, क्योंकि ये फार्मूला जो है फ्लक्स का गॉस थ्योरम से, उसमें सिर्फ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है। हमें ये नहीं देखना कि जैसे ये बलून है, बलून के अंदर 2 चार्जेस हैं, -Q और +5Q। अब बलून को आपने फुलाया, वॉल्यूम बढ़ गई, तो चार्ज में क्या फ़र्क आया? चार्ज अभी भी उतना ही है। हाँ, चार्ज के बीच के डिस्टेंस चेंज हो गई, पर फ्लक्स तो किस पे डिपेंड करता है? चार्ज पे। चार्ज पहले भी उतना ही था और अब वॉल्यूम बढ़ी तब भी उतना ही है। तो ये डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट होगा डायमेंशन के। चलिए, दूसरी बात, हमें चार्ज इनसाइड वाले लेने हैं, तो हमें देखो डायमेंशन से कोई मतलब नहीं है, मतलब इस 1 मीटर से भी कोई मतलब नहीं, इस 2 मीटर से भी कोई मतलब नहीं है। तीसरी बात, हमें चार्ज सिर्फ बॉडी के या स्पेयर के अंदर वाला लेना है, तो इस 3Q से भी हमें कोई मतलब नहीं है। सीधा निकालेंगे इनसाइड। देखो क्या है, एक चार्ज है -Q, एक चार्ज है 5Q और अपॉन में लगा देंगे एप्सिलॉन नॉट। तो कुल मिला के 5Q - Q आपका 4Q बाई एप्सिलॉन नॉट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको करने हैं। ओके, ऐसे आपको करना है। क्लियर? वेरी गुड, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे ये है, ठीक है, आप 1 2 3 खुद डाल दीजिए, है ना, मैं सिर्फ क्वेश्चन लिखूंगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे ये है कि हमने क्या करा, अगर रेडियस जो है ऑफ स्पेरिकल गॉसियन सरफेस, जो आपने अभी देखी थी पुराने क्वेश्चन में, एक स्पेरिकल गॉसियन सरफेस है, एक स्पेरिकल गॉसियन सरफेस है, उसका अगर आपने रेडियस हाफ कर दिया, आधा कर दिया, तो हाउ मच फ्लक्स चेंजेस, फ्लक्स कितना चेंज होगा? ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक हम पे गॉसियन सरफेस होगी, है ना, उसमें कुछ चार्ज होगा पहले। ठीक है, अब उस गॉसियन सरफेस में क्या चेंज करा, उसकी जो रेडियस है वो आधी कर दी, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। समझो खुद ही, स्फेयर का एरिया क्या होता है, 4πr² होता है, 4πr²। तो मतलब एरिया इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r²।
और अगर r आपने आधा करा तो एरिया कितना होगा, 1/2 का स्क्वायर कितना, 1/4। हालांकि ये मैंने ऐसे ही बता दिया, कोई मतलब यहाँ से नहीं है। यहाँ पे तो सिंपल सी बात है कि सिंस फ्लक्स जो होता है अभी हमने देखा डायमेंशन के क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, तो नो चेंज इन फ्लक्स, सिंपल सा आंसर। आप रेडियस को दुगना कर दो, आधा कर दो, डायमेंशन में फ्लक्स डिपेंड नहीं करता, सिर्फ चार्ज में करता है। हाँ, इन्होंने बोल दिया होता है कि चार्ज आधा हो गया तो हम फ्लक्स भी कितना मानते हैं, आधा ही मानते हैं, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो नो चेंज इन फ्लक्स एज फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन, फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन या जिसे हम क्या बोल सकते हैं, अभी के लिए आप रेडियस बोल लो, ठीक है, ये चीज़ें, ठीक है, शाबाश, ऐसे करने हैं क्वेश्चन, ठीक है। रेडियस को कम ज़्यादा करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बच्चों। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि हम पे एक क्यूब है, या हम पे एक क्यूब हो गया, और बेटा इसका सेंटर ये मान लिया O, ठीक है। तो अ चार्ज प्लस Q इज एट सेंटर O, फाइंड फ्लक्स थ्रू वन फेस, मतलब जो बाहर निकल रहा है, फ्लक्स थ्रू वन फेस ऑफ क्यूब। हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है, कि ये क्यूब है, इसके सेंटर O में हम पे प्लस Q चार्ज है, और हमें ये निकालना है, यहाँ पे प्लस Q चार्ज है सेंटर O में, हमें निकालना है कि इसके एक फेस से कितना फ्लक्स जनरेट होगा और बाहर निकलेगा, कितना फ्लक्स जनरेट होगा और बाहर निकलेगा। तो कोई सा भी फेस मान लो, लेटर से इस वाले फेस से कितना निकलेगा, तो मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सी बात। देखो सिंपल सी बात, फॉर फुल बॉडी, पूरी बॉडी के लिए, यहाँ से हमारा सॉल्यूशन शुरू है, पूरी बॉडी के लिए, ये पूरी बॉडी जो है, मतलब जो आपका क्यूब है, ठीक है, क्यूब की कितनी फेसेस होती हैं, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था सॉलिड स्टेट में, क्यूब में 6 फेसेस होती हैं, लूडो की भी कितनी फेसेस होती हैं, 6 फेसेस। तो पूरी बॉडी या क्यूब के लिए या 6 फेसेस के लिए, या तो पूरी बॉडी बोलो, बॉडी क्या है क्यूब, और क्यूब के कितने फेसेस होते हैं, 6 फेस। तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा बेटा, उसका फॉर्मूला तो यही होगा ना, Q/ε0, ठीक है। और Q चार्ज है कितना है, प्लस Q, तो इतना होगा प्लस Q/ε0। पूरी बॉडी के लिए हमेशा प्लस Q/ε0 ही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, प्लस Q/ε0 ही होगा। तो आपको ये पता चला पूरी बॉडी के लिए है प्लस Q/ε0, पूरी बॉडी मतलब 6 फेस, 6 फेस के लिए है प्लस Q/ε0, 6 फेस के लिए कितना है, प्लस Q/ε0 है। तो एक फेस के लिए कितना हुआ वही हमें पता करना है, एक फेस के लिए कितना होगा वही हमें पता करना है। तो आप ध्यान से देखिए, आपको पता चला 6 फेसिस के लिए, 6 फेसिस के लिए आपका फ्लक्स आया Q/ε0। तो एक फेसिस के लिए कितना होगा, एक फेसिस के लिए कितना होगा, आप कुछ भी मानो उसे, x भी मान सकते हो, पर आज फाई ई डैश मान लो, फाई ई डैश मान लो, क्योंकि फ्लक्स ही है। तो फाई ई डैश कितना आया बेटा, आपको कुछ नहीं करना है, यूनिटरी मेथड लगाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो वन फेस विल मल्टीप्लाई विद Q/ε0 एंड फाई ई डैश will multiply with 6 faces. So phi e dash will be equal to Q/ε0, ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो गया Q/6ε0, ठीक है। तो याद रखना कि पूरे के लिए अगर Q/ε0 है, पूरे में 6 फेसेस हैं, तो एक फेस के लिए कितना होगा भाई, 1/6 होगा ना, टोटल का 1/6 होगा। तो टोटल कितना है Q/ε0, ये 6 फेसेस के लिए, तो एक फेस के लिए कितना होगा 1/6 ऑफ Q/ε0, जो मैंने लिख दिया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन होंगे, ठीक है, ये तो शुरुआत है, अभी अच्छे क्वेश्चन करे जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम कुछ करते हैं यहीं पे मॉडिफिकेशन, और इस क्वेश्चन को थोड़ा बढ़ाया जाता है। चार्ज की जगह हम डाइपोल रखते हैं, डाइपोल, एक डाइपोल है, उसे हमने प्लेस करा सेंटर O में, तो हमें बताना है एक फेस से कितना फ्लक्स बनेगा, ठीक है, ये तो डाइपोल है। तो ध्यान से देखो, आपने अभी देखा सिंपल सी बात कि भाई फुल बॉडी के लिए, अब डाइपोल है बच्चों, फुल बॉडी मतलब 6 फेसेस के लिए,
आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा फाई ई वो होगा क्यू टोटल चार्ज। जैसे पहले एक ही चार्ज था तो मैंने सीधा लिख दिया था, आज दो चार्जेज हैं, डाइपोल में दो चार्ज होते हैं इक्वल एंड अपोजिट, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, तो क्यू टोटल बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम फाई ई निकाल लेते हैं 6 फेसिस का। तो देखिए क्यू टोटल चार्ज कितना होगा आपको भी पता है। अगर यहाँ मैं कोई डाइपोल रखूँगा, लेट अस से यहीं पे सेंटर ओ में एक ऐसा डाइपोल है, इधर माइनस क्यू है इधर प्लस क्यू है, ये डिस्टेंस 2a होती है, ठीक है, और ये अननेसेसरी थिंग है, यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं आपको टोटल चार्ज बोलूँ तो टोटल चार्ज आप बोलोगे भाई इधर है माइनस क्यू और उस साइड है प्लस क्यू और अपॉन एप्सिलॉन नॉट, प्लस से माइनस कैंसिल, 0 बाई एप्सिलॉन नॉट कितना आया 0 आया। तो अब आप समझो खुद ही, जब पूरा ही 0 है, जब पूरे 6 फेसिस के लिए कितना है 0 है, तो एक फेस के लिए भी कितना होगा 0 ही होगा, 1/6 ऑफ 0 कितना होगा 0 होगा, ठीक है, ये बात याद रखना। तो टोटल कितना आया 0 आया, तो फाई ई 6 फेसेस के लिए कितना आया 0 आया। जब टोटल ही 0 है तो एक फेस के लिए कितना होगा तब भी 0 ही होगा, दो के लिए भी कितना होगा 0 होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 0। क्लियर इतनी बात है, पक्का, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए यही हम पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जाएंगे। तो हम पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है अ क्यूब कंटेनिंग एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इन सेंटर ओ, एक क्यूब है उसने एक इलेक्ट्रॉन कंटेन करा हुआ है, कहाँ सेंटर ओ में, विच जनरेट्स, जो जनरेट करेगा फ्लक्स फाई ई, और फ्लक्स की वैल्यू लेटर से आपको 10 यूनिट देर की, कितनी देर की 10 यूनिट। फ्लक्स की आपको यूनिट पता होनी चाहिए क्या होती है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट से नहीं देखो फ्लक्स की, थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, क्यू की भी नहीं पता आपको। तो फ्लक्स की एक फार्मूला ये भी तो होता है ई डॉट डी एफ, याद आया, इंटीग्रेशन। और ई की क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है फोर्स अपॉन चार्ज, है ना, और डी एस आपका डिस्टेंस हो गया आर, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया फोर्स अपॉन चार्ज और डिस्टेंस हो गया आपका डी एस आर। फोर्स की बेटा यूनिट क्या होती है न्यूटन, चार्ज की कुलम, डिस्टेंस की मीटर, तो इसकी कितनी आ जाएगी न्यूटन मीटर पर कुलम, न्यूटन मीटर पर कुलम, ठीक है। यहीं से देखो फाई होता है ई डी ए या ई डी एस, ई की होगी फोर्स अपॉन चार्ज मतलब न्यूटन पर कुलम, और डी एस आपका डिस्टेंस है उसका होगा मीटर, तो यहाँ से आया आपका न्यूटन मीटर पर कुलम, ठीक है, न्यूटन मीटर पर कुलम। चलिए तो यूनिट हटा के यही लिखते हैं न्यूटन मीटर पर कुलम, ओके। फाइंड द ओके। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ से इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करते हैं, कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन की जगह कंटेनिंग चार्ज लिख देते हैं, ठीक है, और चार्ज की वैल्यू क्यू है, ठीक है, ये सारी बातें हो गई। एक क्यूब है उसने सेंटर ओ पे एक चार्ज क्यू कंटेन करा है, क्यूब है जो उसने सेंटर ओ पे एक चार्ज क्यू कंटेन करा है, और इस चार्ज की वजह से फ्लक्स कितना बन रहा है 10 न्यूटन पर कुलम मीटर बन रहा है, 10 न्यूटन पर कुलम मीटर बन रहा है। तो फाइंड दैट चार्ज, वही चार्ज आपको निकालना है, वही चार्ज आपको निकालना है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो बेटा हम करेंगे कैसे, हम जानते हैं कि जो हमारा फाई ई होता है वो कितना होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, क्योंकि आज एक ही था क्यू तो मैंने क्यू ही लिख दिया। तो क्यू की वैल्यू कितनी हो गई फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट हो गई, फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट हो गई। फाई ई की वैल्यू बेटा 10 दे रखी है ये देखो, और एप्सिलॉन नॉट आपको पता होना चाहिए कितना होता है 8.8 इंटू 10 की पावर -12 होता है ना, पहली दूसरी क्लास में पढ़ा था ये। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है 8.8 इंटू 10 की पावर -12, यूनिट याद है न्यूटन इनवर्स, न्यूटन इनवर्स मीटर -2 कुलम स्क्वायर, ठीक है। तो 8.8 इंटू 10 कितना हुआ 88 हुआ, और यहाँ पे आया 10 की पावर -12, और चार्ज की यूनिट होती है कुलम, तो कुलम आ गया, ठीक है। बेटा इसे एक और चीज़ लिख सकते हो, 10 की पावर -12 आपने केमिस्ट्री में देखा ही था कि 10 की पावर -12 आपका पिको होता है, तो पिको कुलम आप इसे लिख सकते हो, पिको कुलम आप इसे लिख सकते हो। मैं दोबारा क्वेश्चन बता देता हूँ, क्यूब है, सेंटर ओ है, उसमें क्यू चार्ज है, इस क्यू चार्ज की वजह से इतना फ्लक्स बना, तो हमसे पूछा वही चार्ज निकालो, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू हुई फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट, फाई ई की वैल्यू 10, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये, मल्टीप्लाई करो 10 की पावर -12 को पिको लिखो और आंसर
देखो, ठीक है, ये चीज़ें। शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो आपको पता चल गया डायपोल के लिए 0 ही आता है फ्लक्स, ठीक है। ओके नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे ये है कि यहाँ पे एक सर्किल है, या आप इसे स्पेयर मान लो, एक स्पेयर है, इसका ये सेंटर O है, इसका ये रेडियस 2 मीटर है, बहुत बड़ा सा है, 2 मीटर मान लिया, और एक पॉइंट A है ये, और एक पॉइंट B ये है। तो आपको पता है OA अगर 2 है तो OB भी कितना होगा, 2 ही होगा, क्योंकि दोनों ही रेडियस हैं। A पे एक चार्ज है 10 कूलम का, A पे एक चार्ज है 10 कूलम का। तो आपको ये पता करना है, फाइंड द वर्क डन इन मूविंग 10 कूलम फ्रॉम A to B, ठीक है। पहला आपको ऑप्शन है 20 कूलम, दूसरा है 10 कूलम, तीसरा है कूलम क्यों आएगा, जूल आएगा, 20 जूल, 10 जूल, 0 जूल, चौथा नन, कोई सा भी नहीं। निकालो। आप पे एक स्पेयर है, इसका सेंटर O है, इसका रेडियस 2 मीटर है, और इसके मैंने कोई भी 2 पॉइंट मान लिए A और B, ठीक है। A पे एक 10 कूलम का चार्ज है, उसे आपको B की तरफ लाना है, तो आपको कितना काम करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे निकालोगे, चार्ज के टर्म में कोई वर्क का फार्मूला है, एनर्जी का फार्मूला है, हाँ पोटेंशियल एनर्जी का है, पर उसमें 2 चार्ज चाहिए होते हैं, यहाँ एक ही चार्ज है, तो कैसे करोगे? कर सकते हो? चलिए पॉज कर लो, देख लो, मैं बताता हूँ, ठीक है। पॉज कर लो। वेलकम अगेन। अब देखिए करेंगे कैसे इसे। सिंपल सी बात है, सबसे पहले क्योंकि हमें पता है पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है, और चेंज इन पोटेंशियल भी यही होता है, पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो हमें वर्क डन अपना मिल जाएगा कैसे, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। कैसे, ये Q यहाँ डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में जाएगा, तो वर्क डन आपका होगा डेल्टा V इंटू Q, ठीक है। और क्योंकि हम A से B जा रहे हैं तो B हमारा फाइनल हो जाएगा और A हमारा इनिशियल हो जाएगा, तो डेल्टा V की वैल्यू आएगी VB माइनस VA इंटू Q, VB माइनस VA इंटू Q। आई बात समझ में, VB माइनस VA इंटू Q। क्लियर? देखो ना, B की तरफ जा रहे हैं तो B फाइनल हो गया, A इनिशियल हो गया, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए, VA होगा क्या? VA भाई पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है किसी सिंगल चार्ज के लिए Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है। और R हम देखते कहाँ से हैं, किसी रेफरेंस पॉइंट से। तो आज ये रेफरेंस पॉइंट कौन है, O है, ओरिजिन भी हो सकता है, ये सेंटर भी हो सकता है ना। तो VA निकालेंगे तो चार्ज कितना है A पे, 10, अभी तो कितना है, 10 है, नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बेटा R कितना है, OA है, AB नहीं है। आपको A की डिस्टेंस देखनी है रेफरेंस पॉइंट से। जब हमने डेरिवेशन करी थी तो बताया था ना, पोजीशन वेक्टर देखते हैं, तो रेफरेंस पॉइंट मतलब O से, ये आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया, तो O से A की डिस्टेंस कितनी है, OA है बेटा, कितनी है, OA। तो VA की वैल्यू कितनी आई, 10 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, OA इज़ योर 2, ठीक है। सो ये आपका कैंसिल होगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। OA इज़ योर 2, तो 2 5 जा 10, तो VA आया 5 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। संभाल के रखो, काम आएगा। VA आपका आया 5 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब VB निकालेंगे, तो देखिए B पे ही तो ये चार्ज आना है, इस चार्ज ने A से कहाँ जाना है, B पे जाना है, तो B पे कौन चार्ज आएगा, 10 ही आएगा, A से जाएगा। तो A से जाने वाला चार्ज कितना है, 10, और B पे आने वाला चार्ज भी कितना है, 10, तो नीचे आएगा 10 अपॉन, भाई दूसरा चार्ज है ही कहाँ, यही तो है ना, तो 10 गया 10 आया, ठीक है, A से गया B पे आया, तो 10 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और B की डिस्टेंस O से देखोगे तो कितनी है, OB है, ठीक है। तो 10 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, OB भी कितना है, 2 है, तो 2 5 जे कितना आया, 10 आया, 5 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, दोनों सेम आगे कटेंगे, 0 आएगा, ठीक है। तो VB माइनस VA, ठीक है।
तो लेटर से ना इस वी बी जो ये वी ए है 5/4πε0 इसे वी मान लो, क्या बुरा है, वी मान लो इसे। और यहाँ पे 5/4πε0 दोबारा वही चीज़ है, तो इसे भी कितना मान लो, वी मान लो। इसे भी कितना मान लिया, वी मान लिया, क्योंकि दोनों सेम है। तो वी बी भी कितना आया, वी आया, वी ए भी कितना आया, वी आया, इनटू कितना है चार्ज, वी से वी कैंसिल, 0 इंटू क्यू कितना 0, 0 इंटू क्यू कितना 0। तो कोई काम नहीं करना पड़ेगा और ये जो हमारा स्फीयर है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस की भी तो डेफिनेशन यही होती है कि कोई काम हमें करना ना पड़े, ठीक है। ऐसे ये क्वेश्चन होने वाले हैं। शाबाश, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तो आपको पता चल गया पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ गया और फ्लक्स 0 कब आता है, डायपोल के केस में, ठीक है। एक और केस में 0 आ सकता है जब इक्वल एंड अपोजिट हो, डायपोल या कोई चार्ज एनक्लोज ना हो, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और ये हम पे एक स्क्वायर है, ये हम पे एक स्क्वायर है, क्यूब नहीं है, स्क्वायर है, ए बी सी डी। इसकी जो साइड है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पे सेंटर ओ माना और हमें क्या करना है, अपोजिट डायगोनल को किसी चार्ज को लाना है, ठीक है। अपोजिट डायगोनल को किसी चार्ज को लाना है, मतलब हम ओ बी से या बी ओ से ओ डी किसी चार्ज को ले जाना चाहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखता हूँ तब समझना। फाइंड द वर्क डन in moving, find the work done in moving, charge of 2 coulomb, charge of 2 coulomb, charge of 2 coulomb in opposite diagonals, opposite diagonals point, opposite diagonal points। या आप ये समझ लो आपको B से D लाना है। अपोजिट एंड में तो वही है ना, ये एडजेसेंट हुए, बी और सी क्या हुए एडजेसेंट, बी और डी क्या हुए अपोजिट हुए। तो आपको ही पता है इसका आंसर 0 आ रहा है ना, हाँ, क्योंकि ओ डी और ओ बी क्या होंगे, सेम होंगे। चलिए, तो हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें किसी चार्ज को बी से डी ले जाना है अपोजिट डायगोनल एंड्स में, ठीक है, किसी स्क्वायर के जिसकी साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो एक स्क्वायर है, उसकी साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर और हमें उसके दो अपोजिट एंड में किसी चार्ज को मूव कराना है, बी से डी लाना है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं बच्चों, ये 10 सेंटीमीटर है तो अभी के लिए ये हुआ 10 सेंटीमीटर, ठीक है जी। और ये भी चीज़ कितनी हुई 10 सेंटीमीटर हुई। स्क्वायर की सारी साइडें बराबर होती हैं, तो ज़रा मैं यहाँ बना लूँ, ये ऐसी चीज़ है, इधर ए है, इधर बी है, इधर डी है, ये 10 है, ये 10 है, ये 90 होगा। तो बेटा 90 के ऊपर वाला परपेंडिकुलर, 90 के नीचे वाला बेस। जो सबसे बड़ी साइड आपको दिख रही है वो हाइपोटेन्यूज होगी, एम आई राइट। जो सबसे बड़ी साइड है वो क्या है, हाइपोटेन्यूज है। 90 के नीचे वाला बेस, 90 के ऊपर वाला परपेंडिकुलर, सबसे बड़ी साइड क्या है, हाइपोटेन्यूज, जो आपको दिख रही है बी डी। और बी डी कैसे निकलेगा बेटा, हाइपोटेन्यूज कैसे निकलता है, अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, देखो 0 हमें पता है पर देखो कितना पेन हो रहा है ना, करना पड़ेगा। तो 10 का स्क्वायर 100, 100 प्लस 100 कितना 200, 100 प्लस 100 कितना 200, ठीक है। अब बेटा 200 को आप कितना लिख सकते हो, 100 इंटू 2, 100 का रूट कितना बाहर 10 और अंदर बचेगा रूट 2, तो ये कितना बचेगा 10 रूट 2 बचेगा। नहीं मान रहे, ये लो 200, 200 को क्या लिखोगे बेटा 200, फिर 250, फिर 225, फिर 5 एंड देन 5, यही तो लिखोगे ये। तो जो जोड़े वाले हैं जिनका पेयर्स बन रहा है वो बाहर निकल जाएंगे। तो 5 2 से 1 बाहर आया, 5 2 5 से 1 5 बाहर आया और 2 2 से, ये जो 2 हैं नंबर में 2, उनसे 1 2 बाहर आया। तो 1 5 और 1 2 बाहर आया, तो 5 2 जा कितना 10, 10 ये रहा और जो अकेला 2 है वो अंदर रह जाएगा रूट में। तो बी डी आपका बेटा कितना आ गया 10 रूट 2 आ गया। और आपको भी पता है कि स्क्वायर के डायगोनल मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। स्क्वायर के जो डायगोनल्स हैं वो मिड पॉइंट पे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। मतलब ये ओ मिड पॉइंट है, तो बी डी अगर आपका पूरा 10 रूट 2 है तो ओ डी कितना होगा 5 रूट 2 और ओ बी भी कितना होगा 5 रूट 2। दोनों को जोड़ो, 5 रूट 2 प्लस 5 रूट 2 दोबारा कितना आ जाएगा 10 रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये पता चला बच्चे कुल मिला के कि ओ बी
और OD सेम है, OB और OD सेम है, कितने 5√2। ठीक है। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, इसी को ही तो बोलते हैं लेवल का पढ़ना। ठीक है, बस इतनी बात कहना चाहूँगा कि अब आप माइंड मैपिंग करो, मेंटल मैथ करो, यहाँ पे ऐसा नहीं। देखिए OB OD सेम है, अगर मैं आपसे चाहूँ VB निकालो और VD निकालो तो VB क्या होगा, क्योंकि देखो B से D पे गया कितना चार्ज 2 कूलम, तो यहाँ पे भी 2 लिखोगे, नीचे लिखोगे 2/4πε0 Q/4πε0 और B का O से डिस्टेंस कितना है OB, और यहाँ लिखोगे आप दोबारा जो B से गया वो D पे आया तो इस पे भी 2 कूलम आया, यहाँ 4πε0 और यहाँ लिखोगे OD। और बेटा आपको डिफरेंस लिखना पड़ता है वर्क डन में, वर्क डन होगा डेल्टा V इंटू क्या चार्ज, इंटू चार्ज। तो वर्क डन डेल्टा V, B से D जा रहे हो तो D फाइनल B इनिशियल, B से D जा रहे हो तो D फाइनल और B इनिशियल, तो VD माइनस VB, और यहाँ पे कितना Q। बेटा दोनों सेम है, क्या दोनों कैंसिल, यस कैंसिल, 0 इंटू Q कितना 0। अच्छा बुरा मत मानो, Q की वैल्यू 2 डालो, क्या बदल जाएगा, 0 ही तो आएगा। ठीक है, तो आपको 0 जूल काम करना पड़ेगा, मतलब ये स्क्वायर भी कैसी सरफेस है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। क्लियर, ये भी हमारी इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। शाबाश, ऐसे ये क्वेश्चन करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे है कि आपको क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। आपसे क्वेश्चन बोला 5 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग, 5 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग। भाई 5 जूल है ये, है ना, 5 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 0.5 कूलम between BW between 2 points. Find potential difference. आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। सिंपल सी बात है, आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि भाई किसी चार्ज को अगर हम किसी 2 पॉइंट के बीच, किसी चार्ज को अगर हम किसी 2 पॉइंट के बीच मूव करा रहे हैं तो 5 जूल काम करना पड़ रहा है, और वो चार्ज खुद कितना है 0.5 कूलम का है। तो किसी 0.5 कूलम के चार्ज को हम 2 पॉइंट में मूव कराना है, एक पॉइंट से जाएगा एक पॉइंट पे आएगा, तो काम कितना लगा 5 जूल लगा। तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ठीक है, 5 जूल काम है, चार्ज जितना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है ना, डेल्टा V W/Q होता है। वर्क डन कितना है 5 जूल, और चार्ज आपका कितना है, चार्ज आपका है बच्चे 0.5 कूलम। तो डेल्टा V कितना आया 5, 50 बन गया और नीचे 5 रहा। देखो ये पॉइंट हटेगा बच्चों, जैसे ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा, तो ऊपर 50 नीचे 5 और यहाँ आया जूल पर कूलम, 5 10 50, 10 जूल पर कूलम। शाबाश, ठीक है, 10 जूल पर कूलम, 10 जूल पर कूलम, वेरी गुड, ओके, शाबाश। 10 जूल पर कूलम लिखा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया करो और फिर आगे बढ़ जाया करो, पहले तो क्वेश्चन खुद ही करा करो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है विच फिजिकल क्वांटिटी, विच फिजिकल क्वांटिटी, किस फिजिकल क्वांटिटी की, विच फिजिकल क्वांटिटी हैज़ यूनिट, हैज़ यूनिट, पहली है बेटा कूलम मीटर, दूसरी है जूल पर कूलम, तीसरी है आपकी वोल्ट पर मीटर। ठीक है, और तीनों में बताना है कौन स्केलर है और कौन वेक्टर है। ठीक है, क्वेश्चन है आप पे कि ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिनकी यूनिट कूलम मीटर है, दूसरे का जूल पर कूलम, तीसरी के वोल्ट पर मीटर। ये फार्मूला देखिए आपको कितना याद है फार्मूला, तो कूलम मीटर, जूल पर कूलम और वोल्ट पर मीटर
ये आप फिजिकल यूनिट्स मुझे बताइए कौन कौन सी है नाम से, और बताइए वो स्केलर है या वेक्टर। कूलम मीटर, कूलम मीटर मतलब सिंपल सी बात, कूलम होता है चार्ज और मीटर मतलब डिस्टेंस। तो डिस्टेंस अगर मैं 2a ले लूँ तो q इंटू 2a मेरा डायपोल मोमेंट होता है जो होता है p। याद आया? कूलम मीटर q इंटू 2a है ना। तो कूलम मीटर किसकी यूनिट है? डायपोल मोमेंट की यूनिट है। रोज़ पढ़ोगे तो पता रहेगा, ऑफलाइन से ज़्यादा। कूलम मीटर, ठीक है, डायपोल मोमेंट जिसे हम डिनोट करते हैं p वेक्टर से, और आपको भी पता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन हमेशा -q से +q होती है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अरे जूल पर कूलम अभी नहीं पढ़ा? वर्क, सॉरी पोटेंशियल, वर्क अपॉन चार्ज। वर्क इज इन जूल, चार्ज इज इन कूलम। जूल पर कूलम इज पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, जो भी बोलो आप, या तो पोटेंशियल बोल लो या पोटेंशियल डिफरेंस बोल लो। और मैंने आपको बताया था पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस जो होती है एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, वी या डेल्टा वी से डिनोट होगी। शाबाश। क्या बच्चों आपने ये पढ़ा है E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। V क्या है? वोल्ट में है, वोल्टेज है, और R क्या है? डिस्टेंस है। D कुछ नहीं होता, D तो डिफरेंशिएशन है। तो V वोल्ट है, R डिस्टेंस है। मीटर में होगी तो वोल्ट पर मीटर इज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वोल्ट पर मीटर इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम +q टू -q। इसके डायपोल मोमेंट से अपोजिट डायरेक्शन होती है। तो मैंने आपको ये भी बताया था E और डायपोल मोमेंट के बीच में कितना एंगल होता है? 180 डिग्री का होता है, ठीक है। चेक करो, आगे बढ़ो, मिलते हैं। रिवाइज कर लो तुम, मैं इंक भर दूँ जरा मार्कर में। ओके, सो हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो हम पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम लोगों को क्या निकालना है। हम लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके लिए पहले हमें कपड़ा ढूंढना पड़ेगा, उसी से तो मिटाएंगे। तो चलो बता देता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एन अल्फ़ा पार्टिकल, एक अल्फ़ा पार्टिकल है, इज़ एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस, सिंबल का यूज़ करे करो, पोटेंशियल डिफरेंस है 2000 वोल्ट। व्हाट विल बी दी इंक्रीज इन एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब जो मेरे से 11th में पढ़े हैं उन्हें पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या चीज़ होती है, एनर्जी की ही यूनिट होती है। कैसे निकलती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे निकलती है, क्या आपको ये पता है? पोटेंशियल होता है वर्क अपॉन चार्ज। पोटेंशियल क्या होता है? वर्क अपॉन चार्ज होता है। तो चार्ज अगर इलेक्ट्रॉन का हो, चार्ज अगर इलेक्ट्रॉन का हो तो वर्क डन कितना आया? EV आया, और वर्क इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी जूल में होती है, तो जूल भी EV के बराबर होता है, मतलब दोनों एनर्जी की यूनिट है, ठीक है।
करेंगे कैसे इसे, देखिए सिंपल सा, आप फैक्टर याद रखें, फैक्टर भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, पहले ही बताया था आपको। 1 EV 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। पर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको याद हो, अल्फ़ा पार्टिकल कुछ और नहीं होता, हीलियम होता है 2He4, ठीक है। इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। और चार्ज इसे कौन देगा, न्यूट्रॉन तो दे ही नहीं सकता, प्रोटॉन ही देगा। तो चार्ज ऑन अल्फ़ा पार्टिकल होता है 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन। क्यों लिखा मैंने ऐसा, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल कुछ और नहीं होता, हीलियम होता है 2He4 होता है, और इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हैं। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, सिर्फ प्रोटॉन में होता है। तो अल्फ़ा पार्टिकल में चार्ज कितना हुआ 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन। बेटा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में सिर्फ प्लस माइनस का ही तो फ़र्क है, चार्ज तो सेम है। तो इसे भी मैं 2E लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ 2E। अब ध्यान से देखो, पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। और इन्होंने बोला इंक्रीज़ इन एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल का डिफरेंस हुआ तो इंक्रीज़ इन एनर्जी हुई। तो जैसा देश वैसा भेस, तो वर्क डन का भी आप क्या लगा दो, चेंज लगा दो, ठीक है। ऐसा क्यों नहीं लगाते पहले, क्योंकि इनिशियल वर्क पहले 0 होता था, तो इसलिए नहीं लगाते थे। 0 होगा तो चेंज जो होगा वर्क डन का वो फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, इनिशियल 0 है तो चेंज भी वही है और फाइनल भी वही है, ठीक है। पर आज ऐसा नहीं है। तो डेल्टा वी लिखा और इसी वर्क को मैंने एनर्जी मान लिया, और एनर्जी को मैंने डिनोट करा ई से। वर्क डन इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो डेल्टा ई बाई क्यू आ गया। तो डेल्टा ई की वैल्यू कितनी आई आपकी, क्यू इंटू डेल्टा वी आई। और क्यू की वैल्यू कितनी है अल्फ़ा पार्टिकल के लिए, क्यू की वैल्यू कितनी है 2E है, और डेल्टा वी आपको दे रखा 2000, ठीक है। वोल्ट अपने साथ वोल्ट लाएगा ना, वोल्टेज, ठीक है। और इसकी ई की वैल्यू कूलम होती है। तो आप ध्यान से देखो, 2 2 जा कितना हुआ 4 हुआ, 4000 हुआ, 2 2 जा 4 हुआ, और 1000 था तो 4000 हुआ। ई ऐसे रहने दिया, वोल्टेज को वी लिखा, तो 4000 EV डायरेक्ट आ गया, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ई को अगर आप खोल दो, ई को अगर एक्सपेंड कर दो, जो कि वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19, तो जूल में आ जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं खोलोगे तो किस में रहेगा, EV में रहेगा। और आपने खोल भी दिया तो फिर क्या करोगे, इससे ही डिवाइड कर दो, तो दोबारा किस में आ जाएगा, EV में आ जाएगा बच्चे, ठीक है। दोबारा किस में आ जाएगा, EV में आ जाएगा। ये बात याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इससे ही मिलता जुलता नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे क्या है, पोटेंशियल की हमने SI यूनिट निकाल ली थी, डायमेंशन निकाल लिए थे ना, शाबाश। चलिए अच्छा से क्वेश्चन करेंगे अब। ये वाला करेंगे। हमें क्वेश्चन बोल रहा है 2 पॉइंट चार्जेस हैं, 2 पॉइंट चार्जेस, एक है Q एक है 2Q। 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक है Q और दूसरा है 2Q। आर प्लेस D डिस्टेंस अपार्ट, आर प्लेस D डिस्टेंस अपार्ट इन एयर, हवा में, ठीक है। तो 2 चार्जेस हैं, एक Q है दूसरा 2Q है, इनके बीच की दूरी D है एयर में। थर्ड चार्ज तीसरा चार्ज कैपिटल Q इज प्लेस इन सेम लाइन, in such a way that net force acting on Q and 2Q is 0. Net force acting on Q and 2Q is 0. Calculate position of charge किसकी, कैपिटल Q, इन टर्म्स ऑफ बोथ, दोनों के टर्म्स में Q और 2Q। ज़रा क्वेश्चन पढ़ लो,
ठीक से, फिर करेंगे इसे, ठीक है। पढ़ो क्या कहना चाह रहे हैं, फिर करेंगे। पढ़ लिया? हाँ ठीक है सर, पढ़ लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपसे। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम पे 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q और 2Q, उनके बीच की दूरी कितनी है, D है। इतना पढ़ लिया, बना लो, ठीक है। देखिए यहाँ पे माना मैंने Q और इतनी डिस्टेंस पे माना 2Q, और इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी है, D है, ठीक है, D है। इसके बाद इन्होंने क्या बोला, एक तीसरे चार्ज Q को हमने इसी लाइन में कहीं प्लेस करा। चलिए प्लेस कर लेते हैं, इधर मान लेते हैं Q को, इन सच अ वे दैट नेट फोर्स जो Q पे लग रहा है और 2Q पे लग रहा है वो 0 हो, मतलब इस पे नेट फोर्स 0 हो और इस पे भी नेट फोर्स क्या हो, 0 हो, ठीक है। चलिए पोजीशन हमें कैलकुलेट करनी है Q की इन टर्म्स ऑफ Q एंड 2Q, मतलब Q कितनी दूरी में है Q से और Q कितनी दूरी में है 2Q से, ये हमें कैलकुलेट करना है। जब नेट फोर्स Q पे कितना हो, 0, मतलब Q पे, स्मॉल q पे इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाए, और सेम गोज़ फॉर 2Q पे भी इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाए, मतलब यहाँ पे भी नेट फोर्स 0 हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन आपने पहले भी करे हैं। हमने मान लिया कैपिटल Q की स्मॉल q से डिस्टेंस आपकी x है, ठीक है। कैपिटल Q की स्मॉल q से डिस्टेंस x है, टोटल d है, इतना x है, तो ये कितना हुआ, ये आपका हुआ d माइनस एक्स। इतना हमें समझ में आ गया। अब बस मैं गौर आपका देना चाहूँगा इस चीज़ में, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन Q इज़ 0। Q पे नेट फोर्स जो एक्ट कर रहा है वो 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, Q पे जो Q फोर्स लगा रहा है वो 0 है? नहीं, ये नहीं होगा। देखो Q के अलावा और कितने चार्जेस हैं, Q के अलावा, इस छोटे Q के अलावा और कितने चार्जेस हैं, एक तो ये है स्मॉल q, एक तो ये है कैपिटल Q, और एक ये है 2Q। 2 चार्जेस आपको दिख गए इस स्मॉल q की जगह। चलो बुरा मत मानो, A B C, ठीक है। तो A पे जो Q चार्ज है उस पर कितने, उसके अलावा कितने और बाकी चार्ज हैं, तो एक है B पे कैपिटल Q और एक है C पे 2Q, ठीक है। और आपको ये पता करना है कि A पे, मतलब A पे जो चार्ज है स्मॉल q, उस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, 0, मतलब उसमें इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई। तो पहले ये देखो Q पे फोर्स लगा कौन कौन रहे हैं, तो भाई एक लगाएगा कैपिटल Q, एक ये जो स्मॉल q है ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कैपिटल Q की वजह से, और एक एक्सपीरियंस करेगा 2Q की वजह से। एम आई राइट? दोनों की वजह से ये एक्सपीरियंस करेगा। क्लियर? दोनों की वजह से करेगा ना बच्चों। इसके अलावा बाकी 2 इस पर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ये उनकी रीजन में है ना Q और 2Q की, तो इस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात हम यहाँ पे लिखेंगे, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ स्मॉल q के इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा, नेट फोर्स ऑन Q कितना होगा, 0 होगा। बच्चों यहाँ पे एंगल की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए सबके साइन सेम है। सबके साइन क्या है, सेम है। जब भी सेम साइन होते हैं, मैंने आपको बताया था, एक ही लाइन में, सिंगल लाइन में कोई एंगल ना हो, सेम साइन होते हैं तो ऐड करना होता है। और अगर अपोजिट साइन है तो आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे फोर्सेस को, है ना। 180 बनता है। जब अपोजिट हो, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो 180 डिग्री बनता है, और अगर सेम साइन हो तो 0 डिग्री बनता है, ठीक है। तो ये इस फैक्ट का हम यहाँ यूज़ कर लेंगे, डिराइव नहीं करेंगे इसे। तो नेट फोर्स ऑन Q क्या है, 0, तो आपको भी पता है। तो हम कैसे लिखेंगे, फोर्स ऑन Q, या हाँ Q लिख लो, तो फिर थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो आप ये देखो Q कहाँ है, A पे, तो फोर्स ऑन A पे जो चार्ज है Q, उस पे जो फोर्स लग रहा है किसकी वजह से, एक तो B की वजह से। B पे कितना है, कैपिटल Q, ये याद रखना है ना। फोर्स ऑन A ड्यू टू B, फोर्स ऑन A ड्यू टू B, प्लस फोर्स ऑन A ड्यू टू उसकी वजह से, C की वजह से, है ना।
तो एक तो ए पे कौन फोर्स लगा रहा है, क्यू, ये रहा बी ए, क्योंकि बी पे कौन है, क्यू है, और ए पे कौन है, स्मॉल क्यू है। और एक है फोर्स जो इस क्यू पे जो कि ए पे है उस पे कौन लगा रहा है, सी, और सी पे कौन है, 2q है। तो ये दोनों चीज़ें हमने लिख ली। नेट फोर्स यही चीज़ 0 के बराबर है। क्लियर। अब फोर्स निकालो आप। फोर्स कैसे निकालते हो, फोर्स होता है 1/4πε0। अगर मैंने आपको बी ए या ए बी बोला तो इनके चार्जेस कितने हैं, यहाँ पे क्यू है और वहाँ पे कितना है, कैपिटल क्यू। तो क्यू लिखा, कैपिटल क्यू लिखा, ये लिखा। फोर्स इज 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो अब डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस ए और क्यू के बीच की कितनी है, x है। तो x का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, फिर लगाएंगे प्लस। ये तो ए बी की बात हुई। अब सी और ए, तो पहली बात ये क्लियर करो कि सी और ए के बीच में डिस्टेंस कितना है, स्मॉल डी है। ये मत बोलना d-x। सी और ए के बीच में डिस्टेंस कितना है, स्मॉल डी है। तो दोबारा 1/4πε0। सी पे चार्ज कितना, 2q। सी पे चार्ज कितना, 2q। ए पे चार्ज कितना, बी मत देखो, ए पे चार्ज कितना, q अपॉन डिस्टेंस कितनी है ए और सी के बीच में, बेटा d-x नहीं है, दोबारा बोल रहा हूँ, कितनी है, d का स्क्वायर है। और यही चीज़ बराबर किसके, 0 के। क्लियर है इतनी बातें। तो देखिए 1/4πε0 कॉमन आएगा, 1/4πε0 भी क्या आएगा, कॉमन आएगा। तो जो कॉमन वाली चीज़ें मैं देखो ऐसे लिख रहा हूँ। तो एक तो 1/4πε0 कॉमन है दोनों में, यस, एम आई राइट, यस। 1/4πε0 दोनों में क्या है, कॉमन है। साथ में देखिए यहाँ पे भी q है और वहाँ पे भी एक q है, तो वो q भी हमने कॉमन ले लिया, एक q लिया सिर्फ कॉमन, है ना, छोटी पावर लेते हैं कॉमन। तो देखिए अगर यहाँ से q/4πε0 गया तो आप पे बचा कैपिटल Q/x²। ये और ये गए तो क्या बचा, Q/x²। अच्छा यहाँ से देखिए 1/4πε0 गया और एक ही q गया तो आप पे बचा 2q और नीचे बचा d²। ठीक है, और ये कितने के बराबर, 0 के। अब बोलना तो नहीं चाहता पर बोलना पड़ेगा। ये 4πε0 0 को उधर गया तो 0 हो गया, और q भी 0 के नीचे गया तो कितना हो गया, 0 हो गया। हालांकि असली में ये होता है कि ये चीज़ कभी भी 0 नहीं होंगी, ना q होगा ना 4πε0 होगा। तो ये चीज़ और ये चीज़ मल्टीप्लाई होकर 0 हो रही है, तो ये चीज़ तो कभी 0 हो नहीं सकती, ये चीज़ 0 नहीं हो सकती। तो इस पूरी चीज़ को क्या होना पड़ेगा, 0। वही हम लिख देते हैं कि इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, है ना। आइदर ए बी इज इक्वल टू 0 है तो ए 0 हो सकता है या बी 0 हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो ए 0 नहीं हो रहा है, कभी भी नहीं होगा, q/4πε0 0 नहीं होगा। तो दूसरी चीज़ मतलब बी जो होगा आपका क्या होगा, 0 होगा। यहीं से अगर हम आगे बढ़ाएं तो हम ये देख सकते हैं, अगर हम आगे बढ़ाएं इसे, हाँ, तो हम ये देख सकते हैं कि इसको तो भूल जाओ। अब क्या बचा, q/x², और यहाँ पे कितना बचा, 2q/d², और बराबर कितने के, 0 के। ये चीज़ हो गई, ठीक है। q/x² और 2q/d², ये d है बेटा, अपने मन से सिंबल क्यों बनाते हो, ये आ गया 0 के बराबर। ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। क्लियर है इतना, ठीक है, शाबाश। अब डायग्राम को भूल जाओ, या थोड़ा ऊपर करते हैं, यहाँ पे करते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे थोड़ा अच्छे से। सेम इसी को रेफरेंस मान के अब हम इक्विलिब्रियम देखेंगे किसका, उन्होंने बोला 2q का, है ना, यस 2q का ही बोला है। तब हम देखेंगे इसे फर्स्ट इक्वेशन मान के कि फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ 2q का हम इक्विलिब्रियम देखेंगे। 2q कहाँ है, C पे है, तो C पे जो 2q है उस पर दो चार्जेस अपना फोर्स लगाएंगे। एक कौन है, कैपिटल Q है, और एक कौन है, स्मॉल q है। इस C पे जो ये 2q है इस पर ये वाला q भी फोर्स लगाएगा और ये वाला q भी फोर्स लगाएगा। दोनों के साइन क्या हैं, सेम है, तो 0 डिग्री बनेगा, और 0 डिग्री में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है, ऐड ही करेंगे। तो फॉर इक्विलिब्रियम ऑन 2q आपको भी पता है नेट फोर्स ऑन 2q क्या होगा, 0 होगा। इसको कैसे लिखेंगे, फोर्स ऑन 2q, 2q कहाँ है, C पे है, तो फोर्स ऑन C ड्यू टू B, B पे कौन है, Q, तो 2q पे Q जो फोर्स लगाएगा वो हो जाएगा फोर्स BC, C पे लगने वाला B की वजह से। दूसरी बात फोर्स AC, AC मतलब क्या हुआ कि C पे लगाएगा कौन, A पे जो चार्ज है, A पे चार्ज कितने हैं, स्मॉल q, तो 2q पे जो लगाएगा Q, ये दोनों चीज़ें। और इनके बीच में प्लस इसलिए आया क्योंकि 0 डिग्री था, और ये बराबर आ गया आपके 0 के। अब बच्चे वैल्यू डालो, यहीं पे डालते हैं। तो देखिए दोनों में आएगा 1/4πε0, ठीक है,
इधर वो चीज़ लिखेंगे, प्लस लिखेंगे 1/4πε0 ब्रैकेट एंड देन इट विल बी इक्वल टू 0। नाउ बी सी, पहले डिस्टेंस लिख लो। बी और सी के बीच में डिस्टेंस कितनी है? बी और सी के बीच में बी सी इज़ डी माइनस एक्स, बी सी इज़ डी माइनस एक्स, और इसका करेंगे होल स्क्वायर। ओके, बी सी इज़ डी माइनस एक्स, उसका करा स्क्वायर। और ए सी, ए एंड सी इज़ डी, ए एंड सी इज़ डी, पहले भी था ए एंड सी इज़ डी। ठीक है, हाँ अच्छा, पहले भी था ये, हाँ हो गई, चलो। और यहाँ पे करेंगे डी का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ए और सी के बीच में डी है, डी का स्क्वायर। अब ये देखिए बी और सी, बी और सी में चार्ज क्या क्या है? बी पे तो क्यू है और सी पे कितना है? 2q है। बी और सी में चार्ज क्या है? बी पे तो क्यू है और सी पे कितना है? 2q है। और ए और सी में, ए पे तो चार्ज कितना है? क्यू है, ए पे चार्ज कितना है? क्यू है, और सी पे चार्ज कितना है? 2q है। ये चीज़, इसके बाद वही चीज़ आपको देखना है कि कॉमन क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, कॉमन क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो पहली बात बच्चों 1/4πε0 कॉमन आ जाएगा, इस पे भी है और इस पे भी है। देन q कॉमन आ सकता है, q भी कॉमन आ गया। बचा क्या? अगर यहाँ से हम q/4πε0 कॉमन ले लें तो बचेगा यहाँ पे कैपिटल Q और नीचे बचेगा d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम q/4πε0 कॉमन ले लें तो आप पे बचेगा 2q/d², ये बचेगा। एम आई राइट? शाबाश, 2q/d²। ओके, देन ये आ गया आप पे, और ये सारी चीज़ें कितने के बराबर होगी? 0 के। तो फाइनली आपको पता है ये चीज़ तो कभी 0 होती नहीं है, तो आप पे एक ही चीज़ आई, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। वो आप पे चीज़ क्या आई कि ये आगे वाली चीज़ तो 0 नहीं है, पीछे वाली ही होगी। तो q/d माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2q/d² आपका आएगा 0 के बराबर, और ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई। अब एक छोटी सी बात करेंगे। छोटी सी बात क्या है कि पहली कंडीशन से ये पूरी चीज़ 0 के बराबर आई, और दूसरी कंडीशन से भी ये पूरी चीज़ 0 के बराबर आई, और ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि हर 0 क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो ये 0 और ये 0 क्या हैं? सेम है। इसका मतलब राइट हैंड साइड क्या है? सेम है, तो लेफ़्ट को भी सेम होना पड़ेगा। और लेफ़्ट अगर सेम होगा तो हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरे से। पहले से तो हम पे आया q/x², यहाँ पे आया 2q/d², और सेकंड से आपके आया q/d माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2q/d², ये यहाँ पे आया। ठीक है, ये दोनों कट गए। ठीक है, दोनों सेम साइन के थे। तो फिर आप पे बचा q/x², और यहाँ बचा आप पे q/d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बच्चों q से q भी बाद में आप कैंसिल कर सकते हैं। q से q जब आपने कैंसिल कर दिया, देन इसके बाद आप पे कुछ ऐसी कंडीशन बची कि 1/x² आप पे बराबर आया 1/d माइनस एक्स के होल स्क्वायर के। नाउ आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो या रेसिप्रोकल करो, बात एक ही बैठेगी। चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो नाउ या आप रेसिप्रोकल करो, कुछ भी करो। तो मैं यहाँ कर रहा हूँ, यहाँ ज़्यादा अपने को सजग महसूस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को। ये इधर गया, ये इधर गया, तो d माइनस एक्स का होल स्क्वायर इधर आया और x² उधर आया। बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ तो d² प्लस x² माइनस 2dx बराबर कितने के? x² के। x² से x² भी आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, x² से x² भी आपका क्या हो गया? कैंसिल हो गया। आप पे बचा d² माइनस 2dx कितने के बराबर? 0 के। जब कुछ नहीं है तो 0 है। और अगर आप यहाँ पे ऐसे लिख लो d² इज इक्वल टू 2dx, अगर आपने ऐसे लिखा और एक पावर आपने काट दी तो x की वैल्यू आई d/2, x की वैल्यू कितनी आई? d/2 आ गई। हाँ ठीक है, कुछ गलती हुई क्या? देखो इन्होंने गलत बताया। हाँ ठीक है, टू क्यू x² d²। ठीक है, देखो 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 देखो
कुछ गलती, माइनस एक्स स्क्वायर बाई डी स्क्वायर क्यू। हाँ ठीक है, ओहो प्लस माइनस की गलती करी हुई बुक में, चलो कोई नहीं, हमारा सही है। चलो तो x की वैल्यू आई d/2। अब आपको ये देखना है, देखो मैंने जब आपको डायग्राम बताया था तो आपने देखा था यहाँ पे चार्ज कितना है, q है, फिर क्या है कैपिटल Q, फिर क्या है 2q, और इस q की, ये कैपिटल Q की पहले वाले q से दूरी कितनी थी, x थी, वही x आपका d/2 आया। इसका मतलब फ्रॉम आपका a पे जो कितना है स्मॉल q, उससे कितना आया d/2 आया। और बेटा दूसरी बात, फ्रॉम 2q जो कि कहाँ है c है, उस पर भी कितना आएगा d/2 आएगा, क्योंकि d/2 प्लस d/2 कितना होता है, d तो होता है ना, ये चीज़ें, ठीक है, ऐसे ही करते रहो। थैंक यू। सो गलती मिल गई। गलती क्या थी, गलती सिर्फ इतनी थी कि हमने ये 2 कॉमन नहीं लिया था, याद करो, यहाँ पे 2 तो था कॉमन, वो 2 मैंने यहाँ लिख दिया था, जबकि हमें करना क्या चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 कॉमन लेना चाहिए था और यहाँ नहीं लगाना चाहिए था। ये हमसे गलती हो गई, हमने देखा नहीं कि यहाँ पे भी क्या है 2 है, हमने एक साइड 2 क्यों लिख दिया था यहाँ पे, है ना। तो अब 2 कॉमन आ गया बाहर, और अगर 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे जैसे पहले 2 था अब नहीं होगा, अब इतना रहेगा, ठीक है, इतनी सी बात थी। चलिए अगर आपको इतना समझ में आ गया तो अब हम एक काम करते हैं, देखिए पहली इक्वेशन से आपसे कुछ ऐसा आया होगा, q/x² और 2q/d²। याद करो ये कब आया, जब q/4πε0 आपने कॉमन लिया, है ना। तो ये चीज़ आ गई थी आपकी फर्स्ट इक्वेशन से, है ना, q/4πε0 आपने कॉमन लिया, तो q/x² प्लस 2q/d² आपका आ गया था। और ये आगे वाली चीज़ कभी भी जीरो नहीं हो सकती, तो मैं फर्स्ट से देखूँ अगर, तो फर्स्ट से सिर्फ इतना है कि q/x² जो है प्लस 2q/d² जो है वो जीरो के बराबर है। तो ये प्लस उधर जाके माइनस होगा, तो हम ये लिखेंगे कि q/x² जो है वो माइनस 2q/d² है, ठीक है, इतना लिख दिया, प्लस उधर जाके माइनस हो गया, तो q/x² बराबर माइनस 2q/d² के। यहाँ से q की वैल्यू निकाल लो, x² को उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आएगी q की वैल्यू माइनस 2q/d² इंटू x², इसे आप अल्फ़ा मानो। ऐसे ही आप दूसरे के साथ करो, दूसरे से भी आप किसकी वैल्यू निकालो, दूसरे से भी आप कैपिटल Q की वैल्यू निकालो, तो ये प्लस उधर जाके माइनस होगा, देखो ये रहा माइनस q/d², और ये है q/d-x का होल स्क्वायर। अब ये d-x का होल स्क्वायर ऊपर भेजो, तो माइनस q पहले से है, d-x का होल स्क्वायर ऊपर आया, और नीचे कितना है आपका d² है, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों q के बराबर हैं तो दोनों को हमने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया, तो यहाँ से आया माइनस 2q/d² x², और यहाँ से आया माइनस q d-x का होल स्क्वायर अपॉन d²। d² से d² कैंसिल, q से q कैंसिल, एंड माइनस से भी माइनस कैंसिल, आपका बचेगा 2x², और यहाँ पे बचेगा d-x का होल स्क्वायर। नाउ इसे बस खोलना है, ओपन करो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप पे 2x² है, अगर हम इसे खोलें तो यहाँ से आएगा d² x² 2dx, ठीक है। 2x², ये x² इधर जब जाएगा तो आप पे आएगा 2x² माइनस x², और यहाँ पे आएगा d² माइनस 2dx। 2x² माइनस x² आपका x² होगा, तो x² आपका कितने के बराबर आया, x² आपका बराबर आया d² माइनस 2dx के। क्लियर। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, इसे सॉल्व करना पड़ेगा हिसाब से। क्वाड्रेटिक बन रही है नहीं, तो क्वाड्रेटिक की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। हाँ क्यों, क्योंकि रूट भी ले सकते थे, तो अगर हम दोनों साइड रूट ले लें तो अंडर रूट ऑफ 2x² बराबर आएगा अंडर रूट ऑफ d-x के होल स्क्वायर के, ठीक है। स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ऐसा मत करना। क्यों, क्योंकि देखो 2 पे स्क्वायर नहीं है, सिर्फ इस पे स्क्वायर है, यहाँ पे तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि होल स्क्वायर है। यहाँ से तो तुम्हारा d-x आ गया, वहाँ पे देखो जो स्क्वायर वाली टर्म है वो तो बाहर निकल गई, x स्क्वायर से उसका रूट कैंसिल हो गया, पर 2 पे स्क्वायर नहीं है तो 2 पे √2 आएगा। तो आपके यहाँ से देखिए वैल्यू क्या आई, देखिए यहाँ पे √2x है, ये माइनस x उधर जाएगा, प्लस x बनेगा, और यहाँ d बचा। तो यहाँ से अगर आप x कॉमन ले लें, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, है ना, इसके बाद, है ना, देखिए आप पे अल्टीमेटली बचा √2x प्लस x बराबर कितने के, d के, ओके। देन उसके बाद आपने x कॉमन ले लिया, तो आप पे बचेगा √2 + 1, और यहाँ पे कितना d, तो x की वैल्यू आएगी आपकी d/√2 + 1, और आपको बताना पड़ेगा ये कहाँ से है, तो ये है फ्रॉम प्लस q चार्ज, जो कि कहाँ है, a पे है, ठीक है। तो ये हमारी कैपिटल Q की वैल्यू है, या कैपिटल Q का डिस्टेंस है, कहाँ से, a से, या
प्लस क्यू से। अब अगर हम देखना है 2q से कितना है, तो 2q से है d माइनस एक्स, तो d माइनस डी अपॉन एक्स की वैल्यू ये है ना √2 + 1, ये माइनस करेंगे तो √2 + 1 डी माइनस डी अपॉन √2 + 1 आ जाएगा। ओके, सो अगर हम डी कॉमन ले लें, डी कॉमन लेंगे तो यहाँ से आएगा √2 + 1 और यहाँ से आएगा -1 और यहाँ पे नीचे कितना है √2 + 1 है। तो बच्चों इससे कैंसिल हो जाएगा, आप पे कुल मिला के आएगा √2d ऊपर से और नीचे से √2 + 1 ये। तो ये दोनों हो गए। एक छोटी सी देखो 2 ने सारा काम बिगाड़ दिया है ना। चलो ऐसे ही करते रहो। थैंक यू।